नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज बात कैंसर की, क्योंकि आज है वर्ल्ड कैंसर डे। ये दिन कैंसर जैसी बीमारी के प्रति अवेयरनेस फैलाने का दिन है। लोगों को बताने का दिन है कि कैंसर अब लाइलाज बीमारी नहीं रहा। डर को पीछे छोड़कर जागरूकता के जरिए इस बीमारी को मात दी जा सकती है। असल में देश दुनिया में यूं तो कैंसर से जुड़े अवेयरनेस कार्यक्रम साल भर चलते रहते हैं, होते रहते, मगर आज के दिन बेहद बड़े स्तर पर कैंपेन चलाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि लोगों में कैंसर को लेकर डर की बजाय अवेयरनेस पैदा किया जाए, क्योंकि किसी चीज के बारे में जान लेने से ही हमारा काफी हद तक डर कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को कैंसर की शिकायत होती है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वक्त पर इलाज शुरू होने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। हमारे बीच कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि कैंसर को मात देकर अब एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और देखिएगा कि जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब कैंसर भी टीबी की तरह एक मामूली बीमारी बनकर रह जाएगा, क्योंकि कई देश कैंसर की दवाई बनाने पर भी काम कर रहे हैं। रूस ने दिसंबर महीने में ही कैंसर की दवाई बनाने का दावा भी किया है। और इन सब के बीच कई हेल्थ जर्नल्स की रिसर्च ये कहती है कि नियमित मात्रा में मसालों के इस्तेमाल करने से भी कैंसर का खतरा कम हो सकता है। साथ ही कुछ आदतों को बदलकर नियमित एक्सरसाइज करने से कैंसर के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि डर नहीं, अवेयरनेस से बनेगी बात। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ देश के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले रिपोर्ट देखिए। वर्ल्ड कैंसर डे पर ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे रेत से एक अद्भुत सैंड आर्ट बनाई गई। इस सैंड आर्ट के जरिए कैंसर की रोकथाम और जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई। साथ ही लोगों से तंबाकू, गुटखा और दूसरे हानिकारक पदार्थों से दूर रहने की अपील की गई। वर्ल्ड कैंसर डे पर देश ही नहीं, दुनिया भर से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद ये बताना है कि कैंसर पूरी तरह लाइलाज नहीं है, बस जरूरी है जागरूकता। हालांकि आज भी लगभग सभी लोगों के लिए कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे डॉक्टर के मुंह से सुनते ही लोगों की सांसें गले में अटक जाती हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मगर बीते कुछ सालों में कैंसर जैसी बीमारी पर कई नई रिसर्च हुई है। इन रिसर्च से यही पता चलता है कि अगर सही समय पर कैंसर की पहचान कर ली जाए और समय रहते उसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो कैंसर ठीक हो सकता है। पहले जो प्रधानमंत्री जन आयुष योजना नहीं थी काफी पेशेंट एडवांस स्टेज में आते थे। योजना आने के बाद पेशेंट अर्ली स्टेज में आते हैं और जो कैंसर है अर्ली स्टेज में उसका निदान होता है, डायग्नोसिस होता है, तो सर्जरी भी कंजर्वेटिव करनी होती है। कई बार तीनों मोडालिटी की जरूरत भी नहीं पड़ती है अर्ली स्टेज में। एडवांस स्टेज में कैंसर के जो मरीज आते हैं तो इसमें क्योर रेट भी कम होता है और अर्ली स्टेज में आते हैं तो क्योर रेट ज्यादा होता है और वो ट्रीटमेंट भी कई बार कम ट्रीटमेंट में उसका काम हो जाता है। आम लोगों से लेकर बॉलीवुड तक कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने कैंसर को मात दी है और आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश करूंगी वो यही होगी कि मैं अवेयरनेस फैलाऊं, जितना हो सके लोगों को बताऊं कि मेरी जर्नी कैसी रही। शुरू से शुरू करती हूं। जब मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट्स आई और उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज किया, and when I got to know about my disease, within 2-3 days, maximum 2-3 days, मेरा treatment शुरू हो गया. So I know how vital and important it is to not lose time. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ज्यादातर डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ आदतों को बदलकर इस बीमारी से बचा जा सकता है, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू का सेवन न करें, शराब का सेवन सीमित करें या बेहतर होगा कि बिल्कुल ही न करें। हेल्दी वेट मेंटेन किया जाए, नियमित रूप से एक्सरसाइज, भोजन में ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियों को शामिल करें और प्रदूषण वाले क्षेत्र में मास्क लगा कर जाएं। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में दावा किया गया कि कैंसर से रोकथाम के ज्यादातर उपाय तो हमारे किचन में ही मौजूद हैं। इन रिसर्च की माने तो मसालों के सही इस्तेमाल से कैंसर जैसे रोगों से बचा जा सकता है। जैसे दावा है कि हल्दी प्रोस्टेट, पाचन तंत्र, गर्दन के कैंसर से बचाव में सहायक है।
ये ब्रेन, ब्रेस्ट और कोलन कैंसर के खिलाफ भी प्रभावी हो सकती है। अदरक के गुण कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं और इसी तरह काली मिर्च भी काफी मददगार साबित हो सकती है, जबकि लहसुन में सल्फर के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को कम करता है। कुछ हफ्तों में पहले रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल करने का दावा किया था। हालांकि डॉक्टर्स की यही राय है कि खुद अपना डॉक्टर न बने और सोशल मीडिया पर इलाज बता रहे रील वाले डॉक्टर्स से बचकर रहें और किसी भी तरह के लक्षण या परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देश के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। परिचय करा देती हूं, डॉक्टर सुशील मंधानिया मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एम्स दिल्ली से। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वीजी हुड्डार हैं, प्रोफेसर एंड कोऑर्डिनेटर सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। हमारे साथ डॉक्टर कुंजारी मेधी, सीनियर डायरेक्टर है मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर मेदांता गुरुग्राम से। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर एंड चीफ कैंसर सर्जन धर्मशाला अस्पताल से। शुरुआत डॉक्टर अंशुमन आप ही से करते हुए, आज कैंसर अवेयरनेस डे है। वैसे तो हर साल हम चर्चा करते रहते, बातचीत आपसे होती रहती है, लेकिन आज की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सबसे पहली बात यह होती है कि हम खुद डॉक्टर ना बने, हम पहले डॉक्टर की सलाह ले लें। तो आज का एक मंत्र जो आप लोगों को बताना चाहेंगे। अब बिल्कुल शुरुआत ही आपने अच्छी कर दी कि खुद का डॉक्टर मत बने, मतलब ओवर द काउंटर जितनी दवाइयां लोग ले रहे हैं कैंसर की नहीं, अन्य बीमारियों के लिए, उनमें कई दवाइयां अत्यधिक समय के इस्तेमाल के बाद ही कैंसर का कारण बनता है। इसलिए बिल्कुल सही सलाह आपने पहले दे दी। दूसरी बात कि ये दिवस सांकेतिक बन के न रह जाए कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस मना लिया, पूरे साल जो मर्जी आया करे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम व्यक्ति हो। कैंसर से बचाव संभव है, अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन के बाद क्योर संभव है। तो इस मंत्र को हम जितना करें, और सबसे खास बात जो लोग समझते हैं कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है, सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक है। बाकी चीजें आपके वातावरण, आपके आहार विहार, विचार, इसी से आपको कैंसर होता है। तो अगर इसमें सुधार किया जाए तो शायद हम 2026 का जब कार्यक्रम कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना इम्पैक्टफुल छोटे छोटे आपके जीवन के बदलाव का असर कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, बदलाव छोटे लेकिन बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। डॉक्टर सुशील, आपके पास आते हुए, दुनिया में देखिए कहा यह जाता है, हालांकि रूस ने दिसंबर में कहा कि कैंसर की एक दवा रूस की तरफ से इजाद की जा रही है, लेकिन क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक समय था कि बहुत कम कैंसर के केसेस हुआ करते थे, लेकिन आज WHO की रिपोर्ट ही अगर हम देख लें तो सबसे ज्यादा मामले महिलाओं में पाए जाते हैं, पुरुषों में भी बहुत ज्यादा कैंसर है, यहां तक कि बच्चे भी अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कैंसर हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये कितनी गंभीर बीमारी है पूरी दुनिया के लिए खास तौर पर? डॉक्टर सुशील। डॉक्टर सुशील, मेरी आवाज आप तक आ रही है? डॉक्टर सुशील मंधानिया, चलिए लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर विजय हुड्डार, आपसे यही सवाल। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विजय हुड्डार, या सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है, बताइए। मैं सवाल रिपीट करूं डॉक्टर साहब? जानना ही चाह रही हूं कि दुनिया में कैंसर के मामले, और भारत की भी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर महिलाओं में कैंसर आम हो गया है। तो क्या इसकी सबसे बड़ी वजह पहली बात आप देखते हैं, और कितना गंभीर है ये आने वाले समय के लिए अगर आज ही रोकथाम नहीं की गई तो? आपने सही बताया। जो अगर फीमेल्स के बारे में बात करते हैं तो आजकल ब्रेस्ट कैंसर अभी लीडिंग में दिखाई दे रहा है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, ऐसे लिस्ट चलता जाएगा। ये मेनली जेनेटिक प्रॉब्लम्स के हिसाब से भी पाया गया है, जेनेटिक के हिसाब से। अगर अदरवाइज अगर देखते हैं तो जैसे अभी सर ने भी बता रहे थे, लाइफस्टाइल चेंजेस जो भी है सभी कैंसर्स के कॉमन कारण है, वो एप्लीकेबल स्त्रियों में भी होता है। ये लाइफस्टाइल जो चीजें हैं तो उसको सही करने से ये इस बहुत सारे 70% माना गया है, 60 to 70% कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, लाइफस्टाइल बदलना होगा, लाइफस्टाइल चेंजेस से हम काफी कुछ ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर सुशील मंधानिया, अब आपके पास आते हुए, देखिए
एक तो ठीक है, हम चर्चा हर बार ये करते हैं कि लाइफस्टाइल बदलाव, हमारे खाने पीने में पैकेज फूड के आदी हो चुके हैं हम, भागती दौड़ती जिंदगी, वक्त इतना है नहीं, जो भी चीज हमको मिलती है फट से हम उठा के खा लेते हैं, बना के खा लेते हैं। पहली बात तो है कि शुद्ध खाने की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को भी हमें ठीक करना है। इसके अलावा सबसे बड़ा और कौन सा कारण आप देखते हैं कैंसर का? नमस्कार। देखिए, कैंसर के बहुत सी मल्टीपल कारण है, पर अभी ये देखना होगा कि कैंसर अभी इतने 10-15 सालों में इतने तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है। जो जानकार कारण है, हमें तो पता है कि तंबाकू, अल्कोहल, बाकी सब चीजें, पर आप देखोगे कि जो खाने पीने के बारे में जो बोले थे कि जो केमिकल का इतना यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का इतना यूज हो रहा है, दूध में भी देखोगे तो मिलावट है, यूरिया इतना ज्यादा यूज हो रहा है इस चीजों में, खाने में भी आर्टिफिशियल कलर्स यूज हो रहे हैं, और इन्फेक्शन रेट्स, जैसे आप देखोगे कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस है, इप्सन बार वायरसेस है, हेपेटाइटिस के वायरस है, इनसे भी कैंसर की जो रिस्क है वो बढ़ रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का मतलब सब आ गया इसमें, हमारा एक्सरसाइजेस, हमारे जो सेवन है जैसे तंबाकू है, अल्कोहल है, साथ साथ में खाने पीने का जो पद्धत है उसमें भी हमें फ्रेश, ताजे और हो सके जब तक कि बिना रसायन की जो चीजें है वो लेनी चाहिए, बिकॉज इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कैंसर। अगर ये इनफेक्ट ये जो ले रहे हैं हम, इतने पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, इतना आर्टिफिशियल कलर्स यूज हो रहा है, ये डेफिनेटली कैंसर के रिस्क को बढ़ा रहा है। बिल्कुल, ये तमाम ऐसे कारण हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, वही जिसका जिक्र हम कर रहे थे, जिस पर आगे डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक और बड़ा सवाल जो डॉक्टर कुंजरी आपसे मैं करना चाहूंगी। सवाल यहाँ पर यह है कि हम आपके पास, पहली बात तो ये कि किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा कैंसर के मामले किस तरह के आ रहे हैं, और दूसरी बात कितनी स्टेजेस होती है, अगर आप डिटेल में बता पाए, कहां पर खतरा बढ़ जाता है, कहां पर हमें खुद डॉक्टर ना बन के सीधा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। नमस्कार। कैंसर का जो केसेस है इस समय इंक्रीज तो हो रहा है, जैसे सब लोगों ने बोला है। तो इसमें मैं एक नया चीज और ऐड करना चाहूंगा। यंग एज में कैंसर और अभी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है अभी कुछ सालों में। यंग एज मतलब जो भी पहले जो कैंसर हम ज्यादातर देखते थे 50 साल के बाद, इस समय हम देखते हैं 30-35 साल में भी ऐसा कैंसर का केसेस बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं, जैसे हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर, रेक्टल कैंसर, कोलोन कैंसर, लंग कैंसर, ये सब भी 35-40 इयर्स में भी बहुत केसेस आने लगा है। और इसका कारण हिसाब से मैं समझता हूं जो लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ है, हमारे खान पान में जो चेंजेस है, जो अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी फैट्स कंटेंट ज्यादा होता है, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड आइटम बहुत ज्यादा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये जो इजी शुगर मिलता है जिसमें जो इजी फैट है, अनहेल्दी फैट है, ये सब के वजह से, और हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस जो हुआ है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है, अर्बनाइजेशन हुआ है, इसके वजह से भी ये ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात ये है जो टोबैको, मतलब खास तौर पे जो गुटखा और पान मसाला ये सब है, जो स्मोकलेस टोबैको है, लोगों को इसमें कुछ अवेयरनेस की भी कमी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं स्मोकिंग से कैंसर होता है, लेकिन स्मोकलेस टोबैको, जो गुटखा खाने से ये सब कैंसर नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली ये उल्टा है, क्योंकि स्मोकिंग से जो प्रॉब्लम होता है, टोबैको इन एनी फॉर्म इज डेंजरस। किसी भी फॉर्म में टोबैको आप इस्तेमाल करोगे, इससे तो कैंसर का इंसिडेंस तो बढ़ जाएगा, रिस्क तो बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत लोग गुटखा ये इतना चबा चबा कर खाते हैं, जिसकी वजह से कैंसर का इंसिडेंस ओरल कैंसर में बढ़ रहा है। तो स्टेज के हिसाब से देखें तो मेल में ज्यादातर कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ये इंडिया में तो कॉमन है, मेल में भी फीमेल में भी। अदरवाइज लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब कैंसर मेल में ज्यादा है, और फीमेल में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंसर जो है ये है ब्रेस्ट कैंसर है। और खासतौर पर अर्बन एरिया में ब्रेस्ट कैंसर है, एंड रूरल एरिया में अभी भी सर्वाइकल कैंसर है कॉमनेस्ट कैंसर। बट जैसे जैसे समय जा रहे हैं, ऐसे सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा है। ठीक है। और स्टेज के हिसाब से देखें तो ज्यादातर केसेस हम एडवांस स्टेज में देखते थे पहले, अब लेकिन अवेयरनेस थोड़ा इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है,
और जिसके वजह से और डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है, स्क्रीनिंग भी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से अभी अर्ली स्टेज में भी कैंसर हम देखने लगे हैं ज्यादा। बिल्कुल, और इसीलिए डॉक्टर साहब इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स और अवेयरनेस डेज बहुत जरूरी हो जाते हैं कि लोगों को कम से कम बता दिया जाए, क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में लोग आएंगे उतनी अर्ली स्टेज में कैंसर को क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर अंजुमन, आपके पास आते हुए पुरुषों के मुकाबले कुछ तथ्य बता देती हूँ। पुरुषों के मुकाबले पहली बात, महिलाओं में कैंसर के मामले ज्यादा देखे गए हैं। दूसरी चीज एक और है, 2022 में दुनिया में 2 करोड़ कैंसर के नए केसेस आए और 2050 तक डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि 77% 77% तक का उछाल कैंसर के मामलों में आएगा। अगर हम अवेयरनेस डे जैसी चीजें और कैंसर अवेयरनेस कैंप्स जैसी तमाम बातें करते हैं, बार बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बावजूद इसके क्यों इस तरह के प्रेडिक्शन हो रहे हैं कि 77% तक उछाल हो सकता है? क्या हम ये माने कि लाइफस्टाइल और खान पान इतना बिगड़ चुका है कि अब हाथ से चीजें निकल चुकी हैं? नवजोत, बहुत सही बताया आपने। स्पेसिफिक आंकड़ा उसका है 85%। 2050 में प्रोजेक्टेड एस्टिमेट कैंसर का 85% ग्लोबल इंक्रीज, मतलब आमतौर पे मान लें तो जितने केस उससे दुगना। हिंदुस्तान में 1.36 मिलियन पर ईयर नए कैंसर आते हैं। 8% मौतें हैं केवल भारत में। 8% मौतें सिर्फ भारत कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सबसे खास बात, हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग है। इसको पहले डिस्क्लेमर बता दूं कि अंडर रिपोर्टिंग है। 1.36 मिलियन अंडर रिपोर्ट, इससे ज्यादा केसेज हैं। अमेरिका में 2.32 मिलियन केसेज हैं, लेकिन हमारे यहाँ मौत के आंकड़े अमेरिका से 30% ज्यादा है। अब देखिए कहानी कहाँ है। सन 2000 में 4 फरवरी को पेरिस में चार्टर हुआ था। इसी कारण ये वर्ल्ड कैंसर डे हम 4 फरवरी आज। उसने जब चार्टर में डिसाइड हुआ था, सारे वर्ल्ड के कैंसर एक्सपर्ट जब बैठे, कि प्रिवेंशन टू पैलिएशन, P2P पूरा स्पेक्ट्रम बताया गया कैंसर का। मतलब कैंसर की रोकथाम, प्रिवेंशन, पॉसिबिलिटी, मतलब अगर स्क्रीनिंग में कोई भी संभावना, जिस क्षेत्र में जिस कैंसर की ज्यादा लग रही है उसकी स्क्रीनिंग हो, प्रोसीजर एंड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब इलाज होना कैंसर का, एंड पैलिएशन, इन चारों पे ध्यान देना है। लेकिन हर बार सांकेतिक हम ये करते हैं। आप जहां देखते होंगे कैंप लगा दिया, कोई अस्पताल कैंप किस लिए लगाता है? कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम कहाँ है, जिसको हम वेलनेस प्रोग्राम कहते हैं? वेलनेस प्रोग्राम में अभी भी कमी है, जागरूकता हमें उस पर भी बढ़ानी है। वेलनेस के लिए क्या किया? एट द सेम टाइम अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। क्या आज गांव में आटे की चक्की खत्म हो गई, वहां भी पैकेट का आटा क्यों पहुंचा? जरा सोचिएगा। बाजारवाद, ये जो बाजारवाद जब पहुंचा, बेसिक ये हमारा बॉडी नेचुरल इवोल्यूशन में इतने मिलियन ईयर्स में जब बना ह्यूमन बॉडी, तो जो जो चीजें के लिए अडेप्टेड है उसके से बिल्कुल विपरीत आपने दिया। या तो फाइबर हटा दिया नेचुरल सोर्स से, एंटीऑक्सीडेंट हटा दिया, या केमिकल मिला दिया, ये कैंसर का कारक बना। इसकी तादाद बढ़ती गई। अगर कहें कि कैंसर कराने वाले तत्व, जिसमें आपका वातावरण में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फूड अडल्ट्रेशन, फूड में जो चीजें सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट, ये बढ़ी, और प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग ये उतना नहीं बढ़ा। अभी भी इंडिया में नेशनल हेल्थ फैमिली का सर्वे आया, 5th सर्वे, उसमें कहा इंडिया में कैंसर स्क्रीनिंग इज नेक्स्ट टू नथिंग। ये स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, नेक्स्ट टू नथिंग। तो आज भी इंडिया लेस देन 2% कैंसर स्क्रीनिंग कर रहा है, लेस देन 2%। इमेजिन कीजिए। तो हमने स्क्रीनिंग पे भी क्या काम किया? अगर अर्ली डिटेक्ट करें तो हमारा आउटकम बेहतर हो जाएगा। तो इसमें जागरूकता उस स्तर की जरूरी है। हर व्यक्ति को जागरूक होना है, जिसके लिए आप कर रही हैं प्रोग्राम। समाज को जागरूक होना है, RWS से लेके रीजनल संस्थान, रिलीजियस विंग, इसको, और गवर्नमेंट के स्तर पे पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारण पे जागरूक होना है कि हेटेरोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन अभी कैंसर ट्रीटमेंट का है। मतलब दिल्ली मुंबई में कोविड के टाइम में कैंसर के इलाज के लिए जो लोग आते थे, ओपीडी और इलाज के आंकड़े 50% ड्रॉप हो गए थे। मतलब गाड़ियां बंद हुई तो लोग दूर से इलाज कराने नहीं आ पाए। आप सोचिए, छोटी जगहों पे कैंसर के इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो इसके विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। अगर इस तरह से हॉलिस्टिक प्रोग्राम और प्लान करें कैंसर के लिए, ठीक है, तब जाके आज ब्रेक लगाएंगे, 10 साल बाद कैंसर केसेस कम होंगे। अदरवाइज ये सांकेतिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है डॉक्टर सुशील। अब इसी पे मैं आपको भी इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, डॉक्टर अंशुमन ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। अब इससे 2 सवाल सर मेरे।
हम यहाँ पर अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जहां कैंप लगते हैं वहां केवल अवेयरनेस होता है, सिर्फ हम अवेयरनेस के लिए कैंप लगाते हैं। लोगों को हमने जागरूक तो कर दिया, बता दिया कि भाई आपको अगर कोई पेशेंट भी है तो आपकी ये स्टेज है, ये ऐसे है, लेकिन फिर वही कि उसकी रोकथाम के लिए वो कहाँ जाए, क्या उतनी प्रॉपर फैसिलिटीज, पहली बात है। दूसरा, अगर मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन आप बता पाए अर्बन और रूरल एरियाज में, दोनों में सबसे ज्यादा मामले कहां पर आपको लगते हैं और किस तरह के कैंसर के दिख रहे हैं? डॉक्टर सुशील। माफ करना, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है जी, पर मैं दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर देना चाहूंगा। मैं रूरल एरिया में काफी काम करता हूँ, तो मैंने देखा कि रूरल पॉपुलेशन के जो कैंसर है और अर्बन कैंसर में काफी फर्क है। रूरल पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कॉमन जो जेंट्स मर्दों में देखा जाता है वो है ओरल, मुख का कैंसर। और हमारी जिस एरिया में हम काम करते हैं वहां पे तंबाकू, खर्रा, इसका सेवन बहुत ज्यादा है, तो इसमें मोस्ट कॉमन जो कैंसर देखा जाता है ओरल कैंसर, उसके बाद में लंग कैंसर, जीआई कैंसर, मुझे जैसे आंतड़ियों का कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर। लेडीज में जो देखा जाता है अर्बन एरिया में सबसे कॉमन कैंसर जो लेडीज में है वो है ब्रेस्ट कैंसर। बट रूरल पॉपुलेशन में आज भी जो कॉमनेस्ट कैंसर फीमेल्स में है वो है सर्वाइकल कैंसर। तो ये रहा पैटर्न, और ये पैटर्न हर जगह पे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डेमोग्राफी, डिपेंडिंग अपॉन लोकल प्रॉब्लम्स, लोकल डाइटरी पैटर्न्स। अब रही बात की डायग्नोसिस का, जो है प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, और साथ साथ में इसके साथ साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं है, और फैसिलिटीज इस तरह से डिजाइन करनी पड़ेंगी कि लोकल जगह, स्मॉल छोटी जगह पे भी उसका यूज हो सके और इजीली एक्सेप्टेबल हो। जैसे ओरल कैंसर में सिंपल एक बायोप्सी भी अवेलेबल नहीं हो पाती कई बार डायग्नोसिस के लिए, तो ये एक मेजर समस्या है जो हमको देखनी पड़ेगी। अगर हम हमारे देश की बात करते तो 750-800 डिस्ट्रिक्ट है, पर अगर कैंसर रजिस्ट्री की बात करते तो अप्रोक्सीमेटली 40 कैंसर रजिस्ट्रीज है, which covers only 19% of the world population of the India। तो इसका मतलब है कि कितने सारे हजारों लाखों केस जो इंडिया में हो रहे हैं जिसका हमारे पास डेटा ही नहीं है। तो हमें जीरो से शुरुआत ये रखनी पड़ेगी कि कैंसर के नोटिफाइबल डिसीज हो, प्रॉपर डेटा हो, ताकि हमको समझ सके कि भाई विदर्भ में इस तरह से पॉपुलेशन में ये कैंसर पैटर्न है, तो भाई दिल्ली के इस एरिया में ये कैंसर का पॉपुलेशन है, ताकि हम उस तरह से हमारे रिसोर्सेज को फोकस कर सके, सो कि हम अर्ली डायग्नोसिस कर सके, ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था दे सके और प्रिवेंशन की भी व्यवस्था दे सके। बिकॉज डायग्नोसिस करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके साथ साथ में हमें उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलना और अर्ली पकड़ने के बाद में सही ट्रीटमेंट मिले, तभी जाके हम इसका कैंसर का क्योर बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर कुंजरिया, इसी के साथ कुछ एक डेटा देती हूँ और फिर उसके बाद सवाल सर आपसे डिटेल में बताइएगा थोड़ा सा। एक डेटा है जो WHO का है, वो ये बताता है कि अगर लंग कैंसर की बात करें दुनिया में मौतें 18 लाख हैं, कंपेयर भारत से किया जाए तो 70,000 एक साल की। ब्रेस्ट कैंसर में दुनिया में अगर 6,70,000 हैं तो भारत में 90,000 औरतें अपनी जिंदगी गंवा दे रही हैं इसी से। इसके अलावा लिवर कैंसर की बात करें तो दुनिया में 8,30,000, भारत में 34,000 है, और कोलोन कैंसर 9 लाख दुनिया में, 35,000 भारत में। अब इसका कारण क्या देखते हैं? देखिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम सरकारें चलाती हैं, आप जैसे तमाम जाने माने डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट जाते हैं हर जगह पर, लोगों को जागरूक करते हैं। अभी डॉक्टर सुशील बता रहे हैं कि गांव में, रूरल एरियाज में आप लोग भी इतने सारे कैंप्स लगाते हैं, बावजूद इसके कहां पर कमी आपको नजर आती है कि अभी भी मौत के आंकड़े कैंसर के मामले में बढ़ते जा रहे हैं? तो इसके कारण हिसाब से तो मैं यही कहूंगा, इंडिया में एक तो डायग्नोसिस थोड़ा लेट होता है, खास तौर पे अर्बन एरिया में तो ठीक है, रूरल एरिया में अभी भी थोड़ा सा अवेयरनेस की भी कमी है और फैसिलिटी की भी कमी है, जैसे डॉक्टर सुशील ने भी बोला है। थोड़ा सा इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी तो है। जो भी फैसिलिटी है, बेटर फैसिलिटी, बेटर मतलब 2-3 टायर सिटी में है, मतलब अच्छा जगह में, बड़ा सिटी में सारे फैसिलिटीज है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इंटीरियर एरिया में जाइए, रूरल एरिया में जाइए, उसमें वहां इतना फैसिलिटी नहीं है, और सारे लोग, सारे पेशेंट इतना दूर आ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा मतलब फैसिलिटी की कमी की वजह से लेट प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी तो है, उसके साथ एक मिस इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर। तो इस समय सोशल मीडिया में जो
एक ये चल रहा है, सब लोग गूगल में पढ़ के डॉक्टर बन जाता है, अपना ट्रीटमेंट करने लगता है, या कुछ ज्यादा जानकार लोग नहीं है और लेकिन इतना कॉन्फिडेंटली कुछ सलाह देते हैं जिसको फॉलो करके बहुत अच्छा वाला लोग भी गुमराह हो जाता है, गलत करने चले जाते हैं। इसकी बात तो सर हमने शुरू में ही किया ना कि खुद डॉक्टर नहीं बनिए, सबसे पहले अगर ऐसा कुछ भी साइन नजर आता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाइए। वीडियो डॉक्टर साहब अब आपके पास आना चाहूंगी। सर देखिए, कुछ एक चीजें जो हम घरेलू नुस्खों की बात करते हैं कि अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी किचन में सब चीजें मौजूद है तो उससे बचा जा सकता है। हल्दी है, इसके अलावा अदरक, काली मिर्च, लहसुन, ये तमाम ऐसी चीजें जिसकी डिटेल्स आगे आप भी बताएगा। लेकिन सर 2 सवाल, पहला ये कि किचन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें कैंसर से बचा सकती है, दूसरी चीज उसकी शुद्धता का पैमाना क्या होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही हमने बात की थी और डॉक्टर अंशुमन इस पर बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। जब हम शुद्ध चीजों की बात करते हैं, ये मिलावटी चीजों ने हमें कैंसर दिया है, हम इनमें कैसे शुद्धता ढूंढेंगे। सर वीडियो डॉक्टर साहब। अगर इसके बारे में बात करें तो बाकी कॉमन जो स्पाइसेस हम यूज करते हैं वो तो जब आपने अभी पहले भी शो में दिखाया उनका साइंटिफिक प्रूव हुए हैं, लेकिन हालांकि वो प्रैक्टिस में ऐसे नहीं है कि जो रूटीनली हम लेते हैं वो अगर एक्सेस भी लेते हैं तो भी प्रॉब्लम है। ऐसे नहीं है कि वो होम रेमेडी करके हम लेते रहें, ऐसे भी नहीं है। अगर आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली इस परिस्थिति में अगर बोलते हैं तो मैं 3 एरियाज में बोलना चाहता हूँ। एक है प्राइमरी प्रिवेंशन में, दूसरा है जब अगर ट्रीटमेंट कीमो या रेडियोथेरेपी चल रहा है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट उस टाइम पे, और ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में सेकेंडरी प्रिवेंशन हम बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी का क्लिनिक भी चलता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, जहां हम आयुर्वेद में बताए गए दिनचर्या, ऋतुचर्या, दैट इज डेली रेजिमेंट्स, सीजनल रेजिमेंट्स जो भी है, दो आजकल के जमाने में उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें वापस ट्रेडिशनल सिस्टम पे जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हम पूरा बात कर रहे थे लाइफस्टाइल के बारे में, ये लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग जो भी आप घरेलू सब बता रहे थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं। अगर दूसरा कैटेगरी में हम देखते हैं तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस कंडीशन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में बहुत हाई लेवल के रिसर्चेस भी अपेक्स इंस्टीट्यूट्स लाइक एम्स के साथ भी हमारा रिसर्च चल रहे हैं, तो उसके साथ में कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे। और थर्ड कैटेगरी में ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, रिकरेंस इतना ज्यादा है सभी कैंसरों में, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करें। बहुत सारे पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स है, रसायन चिकित्सा करके हम देते हैं, ये सब चीजें चलता है जो अभी के वर्तमान के हिसाब से अगर कैंसर को ये करने का, तो उसमें पर्टिकुलरली प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में हम हाईलाइट करेंगे। तो मैं वही बताया, जो सीजनल बॉडी प्यूरिफिकेटरी मेथड्स होते हैं, सीजनली करना है, साल में 1 बार या 2 बार करेंगे। उसके बाद रसायन चिकित्सा रिजुविनेटिंग थेरेपी करके, जैसे आंवला हो गया, गिलोय का हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है। सिर्फ मैं एक ही ऐसे बताऊंगा तो उसका लगेगा कि ये चीजें ऐसे हैं। नहीं सर, आप एग्जांपल दे सकते हैं ना कुछ एक चीजें, क्योंकि देखिए लोगों में इस बात को लेकर भी जागरूकता नहीं है। अब एक मिथ ये भी फैला हुआ है कि केवल आयुर्वेद ही पूरे कैंसर को क्योर कर सकता है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए। क्या हमें पहले से अपने लाइफस्टाइल में इन तमाम चीजों को इंक्लूड कर लेना चाहिए ताकि नहीं हो, अगर हो गया है तो चिकित्सीय सलाह के साथ साथ इसको करना है, या केवल हमें आयुर्वेद ही इससे निजात दिला सकता है? इसको भी क्लियर कीजिए सर थोड़ा। ये सही सवाल है। इस टाइम पे मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि देखिए, अगर पब्लिकेशंस अगर देखते हैं, हम पूरा डिपेंड करते हैं पब्लिकेशन और डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगर देखते हैं तो सिंगल केस रिपोर्ट्स हमें आयुर्वेद के हिसाब से क्योर किया है ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसको हम आज के प्रैक्टिकली में पूरा जनरलाइज करके हम आयुर्वेद से कैंसर क्योर हो जाएगा ऐसे जनरलाइज टर्म कभी नहीं कर सकते। हमारे क्लिनिक में फिलहाल हम क्या करते हैं, जो भी ट्रीटमेंट उनको चल रहा है सही हम सलाह देते हैं, कौन सा स्टेज में आपको क्या करना है और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेना है या तो उसके बाद में क्या है, ऐसे हम पूरा उनको क्लियरली बताते हैं। ऐसे नहीं है कि 100% इसी से क्योर होगा, अगर ऐसे होता तो अभी वही चलता, अब तक ऐसे नहीं है। लेकिन ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम साथ साथ में चलता है या खत्म होने के बाद में चलता है, थोड़ा प्रिवेंशन में ज्यादा से चलता है। और ये सब इसलिए होता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए बताता हूं कि ये बहुत सारे लोग जो अप्रोच करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो अनक्वालिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर से जो भी वो कहला लेते हैं इनके पास चले जाते हैं प्राइमरीली, वो अप्रोच नहीं करते हैं। सोशल मीडिया के भी बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल हैं ना।
या तो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अगर नहीं जाते हैं तो 100% वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो कैंसर को बढ़ता है और वो आगे जाके हायर सेंटर में जाते हैं तो ऐसे लगता है ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ऐसे इनको हो गया। लेकिन हम सभी को मैं सार्वजनिक लोगों के बोलता हूँ कि जब भी आपको सलाह लेना है तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे हैं आयुर्वेद के इंस्टीट्यूट, उसमें जाएं, अपना सलाह लें और वो हम सही से उनको बोलते हैं। अब आपको यही करना चाहिए, आप हम पूरा ऐसे मतलब ऐसे हम समझाते क्वालिफाइड हैं। डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर साहब लौटते एक बार, डॉक्टर अंशुमन एक रिएक्शन इसी पर आपका, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे किचन में सारे इलाज छिपे हुए हैं, तो दोनों बातों का सवाल। पहली बात तो क्या सिर्फ किचन हमें बीमारी से निजात दिला पाएगी? अगर बीमारी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाए और उसके साथ साथ किचन वाला इलाज भी करें। जी देखिए, थीम भी अब 2025 से 27 का हमारा यूनाइटेड बाय यूनिक है, मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जिसमें मैंने कहा P2P, प्रिवेंशन टू पैलिएशन। इसमें कैंसर के ट्रीटमेंट को ऐसे समझें कि कहीं आपने धुआं देखा और उस पे पानी डाल दिया, जो एक ट्रीटमेंट आपने किया, आग कहीं लगी रही, धुआं दोबारा है, मतलब कैंसर रिलैप्स हो गया। किसी एक ट्रीटमेंट का सहारा लेके आप धुआं को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकते हैं, आग नहीं बुझा सकते हैं। इसीलिए मैं हर समय कहता हूं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट, जो एक्चुअली इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी की बात होती है, अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर चुका है। आयुर्वेद की जरूरत हमारे प्रिवेंशन से पैलिएशन पूरे में है, लेकिन कहें कि सिर्फ आयुर्वेद ठीक कर सकता है तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जिसमें गौमूत्र से लेके टोटल भगवाधारी व्यापारी का भी कमाल है, जिसको मैं कहता हूं बाबा थेरेपी। अच्छी बात है कि पढ़े लिखे आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ बैठे हैं, ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से आयुर्वेद का सत्यानाश इन लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया। भारत की अहम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में कई चीजें ऐसी है, गुणकारी है, जैसे कॉपर रेस्वेट्रॉल का अभी हमारा रिसर्च आया है कि क्रोमेटिन जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है उसके फ्रेगमेंट उड़ते हैं, नए कैंसर को डेवलप कराता है। इसमें आयुर्वेद में पहले से वर्णन है, अर्बुद में सुश्रुत संहिता में वर्णन था, कैंसर सर्जरी के सुश्रुत संहिता में वर्णन है, इसको हम कर सकते थे। तो क्या सर्जरी कैंसर की होगी तो मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी कही जाएगी, आयुर्वेद की सर्जरी नहीं कही जाएगी? जरूरत है अंडर वन रूफ हमें 6 पद्धति जो भारत में प्रैक्टिस हो रही है सबको मिला के कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज, प्रिवेंशन और पैलिएशन पूरे को साथ साथ करें, वाकई हम विश्वगुरु बन सकते हैं, अन्यथा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अब इसी के साथ एक और सवाल डॉक्टर साहब, अब हम बच्चों पे आ जाते हैं। हमने महिलाओं की बात की, महिलाओं में बहुत ज्यादा सर्विकल कैंसर की बात हो या ब्रेस्ट कैंसर की बात हो, मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुरुषों में लगातार मामले कैंसर के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं पुरुषों की बात करें तो महिलाओं एज कंपेरेटिव टू पुरुष महिलाओं में ज्यादा मामले। लेकिन सर ऐसे में आज की तारीख में बच्चे भी इससे छूते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चों में भी कैंसर के मामले आ रहे हैं, उसका कारण क्या देखते हैं आप डॉक्टर अंशुमन? जी बिल्कुल, आपने सही बात कही। इसमें भी आयुर्वेद की बात कहते चलता हूं। गर्भ संस्कार की बात कही गई आयुर्वेद में, हमारे मॉडर्न मेडिसिन में नहीं थी। 2 हिट हाइपोथेसिस थ्योरी दी जाती है कैंसर में कि बच्चा जब मां के गर्भ में पल रहा होता है उस समय किसी भी कैंसर फॉर्मिंग एजेंट का उस पे असर हो, जिसमें हो सकता है रेडिएशन जो ग्रहण के टाइम लगता हो, या मां ने किसी ऐसे दवा का सेवन किया जो कार्सिनोजेनिक छोटे बच्चे में, क्योंकि सेल काफी तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं, ये पहुंच जाए, या वातावरण का इस तरह का कार्सिनोजन पॉल्यूटेंट्स पहुंच जाए जिसमें पीफैस जो नॉन स्टिक बर्तन में होते हैं, आज देखिए घरों में इस्तेमाल इतना बढ़ गया, वो बहुत बड़ा कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है, फॉरएवर केमिकल कहा जाता है, ये बच्चों में पहुंचता है, मिटोजेनिक कार्सिनोजेनिक कराता है। सिंगल हिट बच्चे में गर्भ में हो गया, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा ही बड़ा हुआ था और इसके जीन एबनॉर्मल थे, कोई सेकेंड हिट दोबारा उसको बच्चे को हुआ और ये कैंसर में डेवलप हो गया। ये छोटे बच्चे में 3-4 साल में हो जाएगा, या एडोलेसेंट एज ग्रुप में, मतलब 18 साल से नीचे के एज ग्रुप में कोई कैंसर डेवलप हो सकता है। मतलब इसमें डीएनए की एबनॉर्मलिटी पेट में गर्भ में पल रहे समय में ही हो गया, बाद में बच्चा जब वातावरण में आया तो इसको पनपने का मौका मिल गया। ये हमारे वातावरण में और मां जिसमें बच्चे को पाल रही थी उसमें कहीं गड़बड़ी होने की वजह से इसमें बढ़ रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील, क्या कारण आप देखते हैं और किस तरह के मामले बच्चों में देखे जाते हैं? प्रकार की भ्रांति भ्रिंत है कि मुझे मिसकंसेप्शन है कि बच्चों में तो कैंसर होता ही नहीं है। बच्चों को तो किसी प्रकार का कोई सेवन ही नहीं है, वो तो तंबाकू नहीं खाते, वो तो अल्कोहल नहीं लेते, उन्होंने तो किसी का पाप ही नहीं किया, तो बच्चों में क्यों होता है? तो ये बहुत सारा प्रश्न लोगों के दिमाग में होते हैं। और जो कॉमन कैंसर जो बच्चों में होते हैं और जो बड़ों में देखने मिलते हैं उसमें काफी डिफरेंस है।
बच्चों में जो बहुत कॉमन कैंसर देखने मिलते हैं वो ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास, सार्कोमास, ये बहुत कॉमनली, फिर जैसे किडनी का जो विल्स ट्यूमर, नेफ्रोब्लास्टोमास, ये जो स्पेसिफिकली खास करके बच्चों में ही देखने में मिलते हैं। और ज्यादा अगर आप बच्चों का 100 कैंसर अगर देखते हैं तो नियरली 50% जो कैंसर होंगे लिम्फोमा और ल्यूकेमियास में आ जाते हैं। तो ये एक विशेष पैटर्न है। पर अच्छी बात ये भी है बच्चों में कि ये जो ब्लड कैंसर बच्चों के जो होते हैं और बड़ों में जो होते हैं उसमें बहुत फर्क है क्योर का। अगर बच्चों का क्योर रेट देखें तो अगर सेंट का अगर हम प्रोटोकॉल देखते हैं तो नियरली 95% के ऊपर क्योर रेट्स है। इसके कारण है कि बिकॉज दे आर जेनेटिकली बेटर, their bone marrow reserves are better and they tolerate the treatment in a better way as compared to adults, क्योंकि अडल्ट में बाकी कोमोर्बिडिटीज बाकी सब चीजें बहुत होती है जो कि बच्चों में नहीं हो पाती है। तो ये चीज जो है कि बच्चों के जो पैटर्न्स है वो अडल्ट से डिफरेंट है। इसी के साथ कुछ सिम्टम्स अगर आप बता पाए किस तरह की बच्चों की अपब्रिंगिंग में नजर आते हैं जो देख के हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स इसमें समझ में आते हैं वो माता को समझ में आते हैं। कई बार माता को लगता है कि बच्चा दूध पीना कम हो गया, बच्चे का खाना कम हो गया, इसको बार बार बुखार आ रहा है, उसके पेट पे हाथ लगा तो पेट में सूजन लग रही है। तो ये जो सिम्टम्स है, गले में गांठ आ रही है, निगलते वक्त उसको गले में गांठें दिख रही है, आवाज में उसको फर्क आ गया है, तो ये अगर ये ऐसा होता है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, बार बार लाल शरीर पे लाल चट्टे आ रहे, बाई चांस हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, लाल चट्टे आ रहे, ब्लड कम हो रहा है, इसका फीवर आ रहा है, हड्डियों में दर्द है, तो इस संभावना है कि ये ल्यूकेमिया होने की संभावना है। पेट में बहुत बड़ा गांठ जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, तो संभावना है कि हो सकता है कि विल्स ट्यूमर हो या तो नेफ्रोब्लास्टोमा हो, न्यूरोब्लास्टोमा हो। तो ये एक संभावना होती है। पेशाब में अगर ब्लीडिंग वीडिंग कई बार देखने मिलती है तो हो सकता है कि उसका ब्लैडर का कोई सार्कोमा हो जो बच्चों में बहुत कॉमन है। फिर बाद में हड्डियों में ऐसे दिखती है, सूजन दिख रही है, हड्डियों में मसल्स में भी ऐसे सूजन दिखती है, तो ऑस्टियोसार्कोमास, जो इविंग्स ट्यूमर, ये बच्चों में कॉमन है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं माताओं को जल्दी समझ में आती है क्योंकि वो दे आर वेरी क्लोज टू दी किड्स। एंड इसके सिम्टम्स कई बार तो बहुत सिंपल है, बुखार, वेट लॉस, गम, जबड़ों के जो अपने गम्स हो जो स्वेलन हो गए, ल्यूकेमियास में होते हैं, गले में गांठें आ रही है, निकलते समय बड़ी बड़ी गांठ दिख रही है उसको, और भूख कम लग रही है, फीवर है, हीमोग्लोबिन गिर रहा है। तो ये जो सिम्टम्स है ये दिखते हैं, कॉमन है, और इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत तुरंत हो सकता है। जैसे कि अब हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, इमीडिएटली एक ब्लड का सीबीसी करते हैं और एक पीएस करते हैं तो समझ में आता है कि अरे इसका डब्ल्यूबीसी तो 2 लाख के ऊपर है, प्लेटलेट तो 10,000 हो गए, तो संभावना कैंसर की बढ़ जाती है। पेट में इतनी बड़ी गांठ दिखती है या सूजन लगती है माताओं को, तो एक बहुत ही सिंपल सोनोग्राफी करके हम जान सकते हैं कि ये क्या है, कहाँ से निकल रहा है, ताकि हम इसका अर्ली डायग्नोसिस कर सके। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि एक डायग्नोसिस, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस, स्टेजिंग एंड देन ट्रीटमेंट। तो बच्चों में ये है कि सिम्टम्स इजी है, माताओं को दिखते हैं, कई बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि ये इन्फेक्शन है, बुखार है, नॉर्मल, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार डॉक्टर कुंजरिया आपके पास आना चाहूंगी, बच्चों से रिलेटेड ही अगर हम बात करें तो क्या कुछ बच्चों के मामले में किस तरीके से, अगर हम उनकी अपब्रिंगिंग में या फिर अदरवाइज भी देखें, किस तरीके से ख्याल ज्यादा रखना चाहिए कि हमें बच्चों में कैंसर के सिम्टम्स ना पनपे? अनफॉर्चुनेटली जो बच्चों में कैंसर होता है, ज्यादातर जो कारण है, रिस्क फैक्टर है, वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। आपको उससे पहले मेरे को बताना पड़ेगा नॉन मॉडिफाइबल मतलब क्या है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर मतलब ये है जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते हैं। अगर कुछ जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिक कुछ एब्नॉर्मेलिटी है, या पहले कुछ ऐसा रिस्क फैक्टर को एक्सपोज हुआ है जब पेट के अंदर ही था तभी, तो ये रिस्क फैक्टर अगर होता है तो उसके लिए प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। ठीक है। और जब एडल्ट में ज्यादातर कैंसर होता है वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। मॉडिफाइबल मतलब जैसे टोबैको, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब कारण जो होता है ये मॉडिफाइबल होता है। इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जंक फूड ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है सर बच्चों में? रिफाइंड शुगर, हाई शुगर कंटेंट, ये सब जो है ये मॉडिफाइबल मतलब हम प्रिवेंटेबल होता है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसमें जो 60-70% केसेस कैंसर का जो प्रिवेंटेबल होता है, तो प्रिवेंटेबल मतलब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, अगर हम मॉडिफाई कर सकते हैं तो कैंसर से बच सकते हैं। तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है, कैंसर का जो प्रिवेंशन है, हम जो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल हाँ। तो इसमें तो मैं ऐड करना चाहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। बिल्कुल
तो ट्रीटमेंट में जितना खर्चा आता है, जितना हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट का, एडवांस ट्रीटमेंट का, तब भी इसमें जितना खर्चा करने के बाद जितना क्योर होता है ना, प्रिवेंशन में कम से कम खर्चा में उससे ज्यादा हमको रिजल्ट मिल सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर कहा। वक्त की कमी है, जरा जल्दी से विजी हुड्डा साहब, अब एक सवाल आपसे, क्योंकि बेटर देन क्योर एंड चीपर देन क्योर की बात इन्होंने कही है। कुछ चीजें जो हमारे किचन में होती है जिनको लेकर कहा जाता है कि अगर आप डेली उनका सेवन करते हैं, सही मात्रा में उसका सेवन करते हैं, तो आप कैंसर से बच सकते हैं। जैसे कि जिक्र मैंने किया था, हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, लहसुन हो गई। लेकिन वही बात, हल्दी ऐसा तो नहीं है कि मैं सारा दिन हल्दी पीते रहना है, वो कितनी मात्रा में होनी चाहिए ये भी लोगों को नहीं पता होता, और कब कब पीनी ये भी नहीं पता होता। संक्षेप में अगर आप 2-3 पॉइंट्स बता दें। इसमें सिंपली बताना है, जैसे हम रूटीनली हमारा डाइट में चलता है वैसे चलते रहें, या हमारा ट्रेडिशनल फूड जो है उसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें ये सब चीजें अपने आप आ जाते हैं। कितना मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, हमारा जो ट्रेडिशनल, वो छोड़ के हम जंक फूड पे जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आजकल के वेस्टर्न फूड पे जाएंगे तो डेफिनेटली उसका डेफिशिएंसी होगी। इसीलिए वेस्टर्न में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि स्पाइसेस जो इंडियन हम यूज करते हैं ये सब हमारा प्रोटेक्ट कहीं ना कहीं तरह से कर रहा है, ऐसे इनका बोला, और रिसर्चेस भी हुए हैं इसके ऊपर। तो ऐसे स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि अभी हल्दी कम करा है तो हल्दी ही खाते रहे हमेशा, वो भी प्रॉब्लम करेगा। जैसे आपकी मात्रा में इक्वल, जैसे बैलेंस्ड डाइट जैसे हम बोलते हैं, जैसे रूटीनली हमारा ट्रेडिशनल में है, वो उतना ही खाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अंशुमन, चलते चलते एक लास्ट मैसेज आज के लिए। वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं वही फॉर्मूला देना चाहूंगा जो लोगों को अपने जीवन में उतार सके। MMMS मील, आपका फिजिकल मील जो खाते हैं, निवाला लेते हैं, मेंटल मील जो सुनते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दोनों को ठीक करें। सेकेंड एम मूवमेंट, एक्सरसाइज बढ़ा दें। थर्ड एम माइंड स्टफ, चित्त शांत करने के लिए करें। एंड एस स्लीप, गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी स्लीप कैंसर प्रिवेंशन करेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छे नोट के साथ, इसी नोट के साथ आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अवेयरनेस जरूरी है, डरे नहीं बल्कि जागरूक रहें।